देखिए, अभी जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वो था बायोटेक एंड एप्लीकेशन, हमारा चैप्टर चल रहा है ना, बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपका चैप्टर चल रहा है, ठीक है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन फेज, सब डिविजन्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि बायोटेक के 3 मेन फील्ड्स जो हमें पढ़ने, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस और इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें से हमने मेडिसिन वाला जो फील्ड था उसको कंप्लीट किया। मेडिसिन में हमने देखा किस तरह से जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाई जाती है। फिर देखा हमने किस तरह से जीन थेरेपी में बायोटेक का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। फिर हमने देखा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की प्रिपरेशन में बायोटेक्नोलॉजी ने किस तरह से अपने आप को कंट्रीब्यूट किया, और फिर हमने वैक्सीन की प्रोडक्शन में देखा, ठीक है। आज हम इसका नेक्स्ट जो फील्ड है कि बायोटेक इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, बायोटेक इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ये हमें समझना है आज की क्लास में, ठीक है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, सबसे पहली बात तो ये आती है कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किसे कहते हैं, हमें पता है ना। एक अगर हम पहले अर्लियर मेथड्स की बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल मेथड्स थे, उनमें क्या होता था कि जब डिजीज़ के सिम्टम्स हमें पता चल जाते थे तब जाकर के हम डिजीज़ को डायग्नोस करते थे, क्योंकि जब तक बायोटेक या आरडीटी या जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं थी तब तक के लिए मेनली क्या था, तब तक के लिए या तो पेशेंट का हम जो सैंपल यूज़ करते थे, ब्लड सैंपल यूज़ करते थे, सीरम सैंपल यूज़ करते थे, है ना, या स्पूटम सैंपल या स्टूल सैंपल, यूरिन सैंपल, इन वेरियस सैंपल्स को हम क्या करते थे, जनरली यूज़ करते थे, ठीक है, ये था। लेकिन वो मेथड्स उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो सिर्फ तभी हम डिटेक्ट करते थे जब किसी भी इंडिविजुअल में, किसी पेशेंट के अंदर वो सिम्टम्स क्रिएट कर रहे हैं। सपोज करिएगा कि फॉर एग्जांपल किसी को टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी डिजीज़ है। अब वो टीबी ऐसा तो नहीं है ना कि उसने तुरंत जाकर के अपने सिम्टम्स क्रिएट करे होंगे, नहीं, है ना। उसके बहुत सारे सिम्टम्स आए, उसके बहुत सारे सिम्टम्स, लाइक नाइट स्वेटिंग हो रही है, लाइक सॉर थ्रोटिंग हो रही है, लाइक कफिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा कफिंग विद ब्लीडिंग हो रही है ना, ऐसे करके कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, ब्रीदिंग जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें डिफ़िकल्टीज हो रही है, ऐसे कुछ सिम्टम्स आए। लेकिन जब तक ये सिम्टम्स आए होंगे तब तक तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो जो पैथोजन है, उसका काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। अब उस बढ़े हुए काउंट को एकदम से रिड्यूस करना है, कैसे कम करना है? तो ये जो कन्वेंशनल मेथड्स थे या ट्रेडिशनल मेथड्स थे उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, क्योंकि एक बात तो ये आ गई कि ये मेथड सिर्फ और सिर्फ तभी जाकर के डायग्नोस करे जाते थे कि जब कोई डिजीज़ की आपको सिम्टम्स अच्छे से दिख रहे हैं, और जब तक सिम्टम्स आप पहचान रहे हो तब तक उस पेशेंट की बॉडी के अंदर जो पैथोजन है उसका काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ना। तो सबसे बढ़िया है कि अगर बायोटेक्नोलॉजी को किसी भी डिजीज़ के लिए अर्ली डायग्नोसिस के लिए अगर यूज़ किया जाए तो कितनी अच्छी बात हो। अभी डिजीज़ जिनकी बहुत छोटा सा माइनर सा अमाउंट एक एंटीजन का प्रेजेंट है एक पेशेंट की बॉडी के अंदर, और वो सिम्टम्स क्रिएट नहीं कर रहा है, बहुत छोटा अमाउंट है, तो जाके थोड़ा ना सिम्टम्स क्रिएट करेगा, पहले तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा तभी तो वो कुछ सिम्टम्स क्रिएट करेगा। तो जब तक, यानी कि जब तक कोई पेशेंट में एसिम्टोमेटिक सिम्टम्स हैं, उसी स्टेज में अगर हम किसी डिजीज़ को डायग्नोस कर लें तो बहुत अच्छे तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, है ना, जिनके क्या नहीं होते हैं, ईजीली सिम्टम्स नहीं रिकॉग्नाइज होते हैं, है ना, अर्ली सिम्टम्स को वो नहीं एक्सप्रेस करते, जैसे कि HIV है, एड्स डिजीज़ है ना। तो जो HIV वायरस है वो बहुत जल्दी अपने सिम्टम्स क्रिएट नहीं करता है, शो नहीं करता है, तो एसिम्टोमेटिक सिम्टम्स उस पर्सन में देखने को मिलते हैं। या कैंसर है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि अर्ली स्टेज में पता नहीं चल पाया। क्यों नहीं पता चल पाता है? क्योंकि अर्ली स्टेज में उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो विजिबल होते ही नहीं है, वो तो एसिम्टोमेटिक कंडीशन में रहते हैं। तो अगर किसी डिजीज़ को एसिम्टोमेटिक कंडीशन में ही डायग्नोस कर लिया जाए, डिटेक्ट कर लिया जाए,
तो वो डिजीज के लिए बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है और पर्सन को इजीली बचाया जा सकता है, उस पेशेंट को। उसे ही हमें पढ़ना है कि बायोटेक का मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना ये? तो सबसे पहली बात तो ये कि जो अर्ली डायग्नोसिस होता है, अर्ली डायग्नोसिस फॉर एनी डिजीज, कोई भी डिजीज हो, ठीक है, फॉर एनी डिजीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, या मैं सिर्फ इतना लिख देती हूँ यहाँ पर, इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो मेथड यूज किया जाता था मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, दैट वाज कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड, या आप इसे ट्रेडिशनल मेथड्स भी कह सकते हो। क्या हम यूज करते थे डिजीज को डायग्नोस करने के लिए? तब मॉलिक्यूलर लेवल पर डायग्नोसिस नहीं होती थी, एसिम्प्टोमेटिक कंडीशंस में डायग्नोसिस नहीं होती थी। जब तक डायग्नोसिस होती थी तब तक तो पैथोजन का काउंट उस पेशेंट की बॉडी के अंदर बहुत हाई रेट में हो चुका होता था। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड ये। अच्छा, इस मेथड के अंदर में क्या होता है समझिएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली किसका यूज करते थे? या तो अगर हम बात करते हैं कि जो ब्लड सैंपल होता था उसकी एनालिसिस होती थी, या तो ब्लड सैंपल एनालिसिस, और उसके अंदर देखा जाता था कि वो पर्टिकुलर पैथोजन इज प्रेजेंट और नॉट। बस ये देखते थे, या तो माइक्रोस्कोपी के थ्रू, स्मेयर फॉर्मेशन के थ्रू, है ना। तो ब्लड सैंपल एनालिसिस ऑफ पेशेंट, कन्वेंशनल मेथड की बात चल रही है। या यूरिन सैंपल एनालिसिस होती थी, ठीक है, या स्टूल सैंपल एनालिसिस होती थी, ठीक है, या और हम क्या कर सकते हैं बेसिकली सीरम सैंपल एनालिसिस। कन्वेंशनल मेथड्स में ये सैंपल्स होते थे जिनकी एनालिसिस करी जाती थी, लेकिन इनकी एनालिसिस जब करी जाती थी जब डिजीज सिम्टम्स, यानी कि जो सिम्टम्स थे उस डिजीज के होते थे वो क्लियरली अपीयरेंस होते थे तब। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? ये जो चारों मेथड्स थे, 4 सैंपल्स थे इस पर्टिकुलर मेथड्स ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ड्यूरिंग द अर्लियर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, जो इन्फेक्शंस होते थे, इन्फेक्शंस बाय पैथोजेंस इज सस्पेक्टेड, कोई इंडिविजुअल में सस्पेक्ट हो रखा है तो, अगर, ठीक है, पहले सस्पेक्टेड हो जाते थे तो आफ्टर इट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, सिम्टम्स। आफ्टर इट, थोड़ा आगे ले आते हैं इसको, आफ्टर इट प्रोड्यूस्ड सिम्टम्स, यानी कि जो इन्फेक्शन पैथोजन के थ्रू होते थे और उनको कब सस्पेक्ट किया जाता था? जब उनके सिम्टम्स देखने को मिलते थे तब, अर्ली स्टेज में नहीं, एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, लेकिन अगर कोई डिजीज अपने सिम्टम्स क्रिएट कर रही है, शो कर रही है, और उसके बाद हम उसका डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब तो कि उस पेशेंट की बॉडी के अंदर तब तक तो पैथोजेंस के बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज बन चुके होंगे, और तब उस डिजीज को क्योर करना उतना ईजी नहीं होगा, है ना। तो वही है यहाँ पे, अगर आप इस स्टेज में जाने के बाद किसी डिजीज को डायग्नोस कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस सैंपल्स, तब तक तो पैथोजेंस का जो काउंट होगा वो क्या हो जाता था? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। पैथोजेंस इज इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन पेशेंट बॉडी। तो ये मेथड उतना रिलायबल मेथड नहीं था, है ना। क्या लिख सकते हैं हम इसे?
नॉट यानी कि कौन सा वाला, जो यहाँ पर ये कन्वेंशनल मेथड है ना, इट इज नॉट मच मोर इफेक्टिव मेथड, इट इज नॉट मच मोर इफेक्टिव मेथड। क्यों नहीं था, रीजन बता दिया है। जब तक आप डिजीज की डायग्नोसिस करेंगे तब तक तो उस पैथोजन का काउंट इतना बढ़ जाएगा कि अगर अब बॉडी के अंदर ट्रीटमेंट आप दे भी रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि वो 100% प्योरिटी हो ही सके उसकी। क्लियर है? तो ये था पहले टाइम का मेथड, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कैसा नहीं था, क्योरेटिव मेथड नहीं था। तो प्लीज़ आप इसे यहाँ तक नोट करिएगा, फिर हम आगे नोट बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिएगा जल्दी से। हो गया यहाँ तक? हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ तक नोट किया आप लोगों ने बेटा? रब कर दूं? यस और नो? ओके डन। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, एक मेथड तो ये था जो कन्वेंशनल मेथड था, है ना, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। क्यों नहीं था? जब तक हमें डिजीज के बारे में पता चलेगा, उस पर्टिकुलर पैथोजन के बारे में पता चलेगा। पता कब चलेगा? जब सिम्टम्स आएंगे बॉडी के अंदर, है ना। अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके सिम्टम्स हमें इजीली नहीं दिखते हैं, जैसे कैंसर है, आपने सुना भी होगा कॉमन लैंग्वेज में कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे जाके पता चला। एड्स है, लास्ट स्टेज पे जाके पता चला, है ना, क्योंकि ये ऐसी डिजीज होती हैं जनरली जो अर्ली स्टेज में कैसे सिम्टम्स क्रिएट करते हैं, एसिम्प्टोमेटिक। पर्सन को पता ही नहीं चलेगा द टाइम अफेक्टेड और नॉट, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं किसी पैथोजन या डिजीज से या इन्फेक्शन से अफेक्टेड हूँ कि नहीं हूँ। तो उस केस में तो पॉसिबल नहीं है, उस केस में तो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है ये वाला मेथड, है ना। तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी उस पर्सन के लिए, क्योंकि उसका काउंट इतना ज़्यादा बढ़ चुका होगा कि इम्यून सेल्स भी क्या नहीं कर सकती हैं, अब उस पैथोजन को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ये था, ठीक है। अब जो सेकंड मेथड आया आफ्टर कन्वेंशनल मेथड, सेकंड था मॉडर्न मेथड। और इस मॉडर्न मेथड में यूज किया जाने लगा आरडीटी को, बायोटेक को, जेनेटिक इंजीनियरिंग को, ठीक है। और इस मॉडर्न मेथड्स में 3 मेथड्स बेसिकली क्या थे, इंपॉर्टेंट थे। यानी कि डिजीज कैन बी डायग्नोज, डिजीजेस कैन बी डायग्नोज in early stage when asymptomatic symptoms are in the body. Clear है? Diagnose in the body. पहली बात तो अब वो जो डिजीजेज है डायग्नोज तो वहाँ भी हो रही थी जो कन्वेंशनल मेथड था, और डायग्नोज तो यहाँ भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर कब हो रही है? इन द बॉडी वैन, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स, एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स बॉडी है। अगर बॉडी के अंदर में एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो इन द बॉडी इन अर्ली स्टेज, इन अर्ली स्टेज। हमने पहली लाइन यही तो लिखी थी ना कि अर्ली स्टेज पे अगर किसी डिजीज का डायग्नोसिस हो जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अच्छे वाले ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अगर अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट नहीं है, डायग्नोसिस ही नहीं होगी डिजीज को, तो ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? पहले तो बीमारी का पता लगना चाहिए ना कि एक्चुअल में है क्या है, तभी तो आप उसके लिए ट्रीटमेंट अलाउड करोगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। अच्छा, तो मॉडर्न मेथड्स में ये तो चलिए ठीक है, समझ में आ गया कि यहाँ पे डिजीज को डायग्नोस किया जा रहा था बॉडी में अर्ली स्टेज में, यानी कि जब उस पर्सन के अंदर एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स रहे होंगे उसी स्टेज में अगर उसको डिटेक्ट कर लिया गया है तो वो इजीली क्योरेबल है, 100% इफेक्टिव मेथड है, पर्सन को बचाया जा सकता है, पेशेंट कैन बी इजीली, ठीक है, क्योर। तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं? तो यहाँ पर है मॉडर्न मेथड, इट इंक्लूड्स, कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हम अर्ली स्टेज में ही डिजीज का पता लगा सकते हैं। 3 मेथड्स हैं, ठीक है। एक आपने पढ़ा हुआ है
प्रीवियस चैप्टर में। डिटेल हम इसकी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बस एक बार ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके थ्रू सेकेंड जो है दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, ये आरडीटी के अंदर में आता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ही थ्रू है, ठीक है, दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, एक मेथड ये है। अच्छा, ऑटो रेडियोग्राफी में जनरली हम डीएनए प्रोब्स का यूज करते हैं, ऑटो लिख लीजिएगा बच्चों, AUTO, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी, या हम बेसिकली इसमें प्रोब्स का यूज करते हैं, तो प्रोब्स के थ्रू डिजीज को अर्ली स्टेज में ही डायग्नोस किया जा सकता है, या जो थर्ड मेथड है दैट इज एलाइजा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। प्रीवियस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट था, इस चैप्टर में ये है, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो। एक और होता है ब्लॉटिंग टेक्निक, ब्लॉटिंग, ये भी आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ पढ़ चुके हो, ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बस इसका, नहीं तो अलग से इसकी क्लास में डिस्कशन करेंगे, बट नॉट हेयर, यहाँ तो हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ब्लॉटिंग, ठीक है। चलिए, पीसीआर, आरडीटी और एलाइजा, देखो आप सोच रहे होंगे कि पीसीआर को हमने कहाँ यूज किया था, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। पीसीआर का मतलब क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर इज व्हाट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसमें हमने क्या यूज करते हैं कि अगर हमारे पास में बहुत छोटा अमाउंट ऑफ डीएनए है, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ डीएनए इज अवेलेबल इन द सैंपल, तो उसे ही हम विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर में, ठीक है, बाय रनिंग 30 साइकिल्स एट अ टाइम, आप 30 साइकिल्स अगर चलाते हो तो बहुत छोटे अमाउंट ऑफ डीएनए से आप बिलियंस और मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए की बना सकते हैं इजीली। तो पीसीआर का हम यूज क्यों करते हैं, पीसीआर का यूज इसलिए किया जाता है कि सपोज करिएगा किसी पेशेंट के अंदर में एचआईवी वायरस एंटर हुआ, एचआईवी का वायरस है, ठीक है। आप जानते हैं वायरस कभी भी कंप्लीट बॉडी को इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं होस्ट सेल में, दे जस्ट रिलीज ओनली देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट बॉडी, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जेनेटिक मटेरियल को ही होस्ट सेल के अंदर में इंट्रोड्यूस कराते हैं। सो व्हेन the HIV virus release its genetic material that is RNA, single stranded RNA into the host cell, तो क्या होगा, through the reverse transcriptase enzyme which have on, किसके पास होता है, HIV के पास होता है, वो उसे कन्वर्ट करेगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में। यानी कि हम इसका पूरा डिटेल नहीं पढ़ रहे, पर वो बहुत छोटा सा पार्टिकल आया है, उसका बहुत छोटा अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल आया है बॉडी के अंदर। सबसे पहले क्या करेगा, वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा ना, लेकिन जब तक वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा होस्ट सेल के अंदर, उसी स्टेज में अगर उसको डायग्नोस कर लिया जाए, डिटेक्ट कर लिया जाए, देन एड्स पेशेंट कैन बी इजीली क्योर। और अगर नहीं करते हैं तब तो पॉसिबिलिटीज कम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर किसी को, जिनके कोई सस्पेक्टेड है, किसी को ऐसा फील होता है कि हो सकता है कि कोई HIV मदर रही हो और उसका जो बेबी है अगर फीडिंग कराया है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसको हो, तो अर्ली स्टेज में क्या किया जाएगा, वो बहुत छोटा अमाउंट ऑफ जो RNA है, जो जेनेटिक मटेरियल है उस वायरस का, उसको सैंपल में से क्या किया जाएगा, उसके मल्टीपल कॉपीज बनाए जाए पहले तो, और फिर उन मल्टीपल कॉपीज के इजीली हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, प्राइमर्स की हेल्प से। क्लियर है ना ये। तो ये पीसीआर कब करते हैं, जब एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन होती है, और एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन कोई सस्पेक्टेड इंडिविजुअल है, किसी को ऐसा लग रहा है कि मे बी आई मे अफेक्टेड विद द पर्टिकुलर पैथोजन, कोई भी पैथोजन हो सकता है कि मैं उसके साथ अगर अफेक्टेड हो सकता हूँ तो मुझे एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए। तो उस केस में सीधी सी बात है कि बहुत अर्ली स्टेज है, शुरुआती स्टेज है, मल्टीपल कॉपीज तो होंगे नहीं, बहुत सारा अमाउंट ऑफ डीएनए उसकी बॉडी के अंदर मिलेगा नहीं। अगर उस पेशेंट के ब्लड को, ठीक है, उस ब्लड से वो सैंपल आइसोलेट करके उसके बहुत सारी कॉपीज बना ले जाए, देन पर्टिकुलर जो डीएनए है या जो सेल्स हैं, अगर कैंसर की बात करते हैं, अगर हम कैंसर में भी क्या होता है कि अगर कोई म्यूटेटेड सब्सटेंस है तो वो जो नॉर्मल सेल्स हैं अभी अर्ली स्टेज में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट न्यूक्लिक एसिड्स नहीं है,
अगर उन्हीं को हम पीसीआर के थ्रू देख लें तो पता चल जाएगा कि नॉर्मल सेल्स जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं कैंसरस सेल्स में, उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। तो इस सब को अर्ली स्टेज में देखने के लिए हम पीसीआर का यूज़ करते हैं। क्लियर है ना? देखिए हमने पीसीआर में क्या क्या पढ़ा था, एक बार बस सिर्फ बहुत छोटा सा उसको हम रिकॉल करते हैं और ज़्यादा इसकी डिटेल में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि 2-3 बार आई थिंक हम इसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट इज पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वी नो दिस स्टेप और दिस रिएक्शन कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स मेनली। ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। सपोज करिएगा ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इट इज व्हाट? इट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये 5 प्राइम डायरेक्शन है और ये 3 प्राइम डायरेक्शन है। दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम। ये आपस में क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है, ये इसके नाइट्रोजनस बेसिस हैं। और आपको पता है ना कि नाइट्रोजनस बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये। क्या होगा सबसे फर्स्ट स्टेज पे, यानी कि जब एक ही कॉपी तो है ना ये डीएनए की, बहुत छोटा अमाउंट ऑफ डीएनए है ये। आपको पता है कि जब हम इस डीएनए को क्या करेंगे, व्हेन इट विल बी केप्ट एट 95 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जिसे आप बोलेंगे डीनेचुरेशन फेज। इस स्टेप पे क्या होगा? कौन सी कहानी होगी? ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे ये टूट जाएंगे, दे विल ब्रेक, है ना? तो क्या होगा यहाँ पर? जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक। इतने हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए। टूट करके क्या होगा? ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे तो हो गया ये हो गया इस तरह से। ये इसके क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये इस तरह से। ठीक है, तो ये सेम वही 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम और 5 प्राइम। अभी तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था एक मॉलिक्यूल, अब ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के टेम्पलेट में कन्वर्ट हो गया है। दोनों ही आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए आफ्टर डीनेचुरेशन। ठीक है, एट दिस टेम्परेचर हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट चुके हैं। अब क्या करेंगे आप? अब आप यहाँ पर सेकेंड स्टेप को आपने स्टार्ट किया था और वो क्या था? दैट वाज एनेलिंग, है ना? इसका जो टेम्परेचर आपने रखा था वो कितना था? 50 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड, 55 कह लीजिए या 50 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एनेलिंग में प्राइमर्स अटैच होंगे। यहाँ पर क्या होगा? प्राइमर्स अटैच होंगे। हमें पता है कि प्राइमर्स जब कभी भी अटैच होते हैं वो 3 प्राइम एंड पर ही अटैच होते हैं। 3 प्राइम एंड पे ऑलवेज डीएनए का कोई भी स्ट्रैंड हो, लेकिन एट 3 प्राइम डायरेक्शन ऑफ डीएनए पर ही प्राइमर अटैच हो गए। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्राइमर अटैच। डन, ये भी 3 प्राइम पर है, ये भी 3 प्राइम पे है। सेकेंड स्टेप है एनेलिंग का। अब क्या होगा? जैसे ही ये थर्ड स्टेप में एंटर करेगा, कौन सा होगा? जिसे हम इलोंगेशन कह सकते हैं या एक्सटेंशन कह सकते हैं। ठीक है, या रीनेचुरेशन भी इसका नाम होता है। डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन। इसका जो टेम्परेचर है दैट इज 72 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने टेम्परेचर पे क्या कहानी होगी? इतने टेम्परेचर पे याद आया होगा क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? पॉलीमराइजेशन होगा। तो एक एंजाइम ऐड किया जाएगा और वो एंजाइम होगा टेक पॉलीमरेज। टेक डीएनए पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस से जिसको आइसोलेट किया गया था। ये एंजाइम क्या करेगा? इन प्राइमर्स पे किसको ऐड करेगा? डीएनटीपीज को ऐड करेगा और इस चेन को आगे तक बढ़ा देगा, है ना? ये यही तो करेगा। यानी कि जो ये वाली कंडीशन है जो इस तरह से है, यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ठीक है, और ये 3 प्राइम एंड पर ये प्राइमर है और ये इस 3 प्राइम एंड पर प्राइमर है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपके
जो DNTPs होंगे, है ना, उनको ऐड करेगा ये और इस तरह से इलोंगेट कर देगा इस एक स्ट्रैंड को। अभी तक ये सिंगल स्ट्रैंडेड में था, अब फिर से ये डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट हो गया। देखिएगा, एक DNA से एक साइकिल कंप्लीट हो गई है, एक DNA से 2 DNA के मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं। ऑफ कोर्स यहाँ बीच बीच में क्या आएंगे, हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स थे जो यहाँ पर ब्रेक हुए थे उनका रिफॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR। यहाँ पे क्या किया हमने, एक साइकिल में कॉपी तो बढ़ गई है, नंबर ऑफ DNA तो बढ़ गया है। ये किस केस में किया गया है, ये उस केस में किया गया है जब अगर हमारे पास में बहुत कम अमाउंट ऑफ DNA इज अवेलेबल टू डिटेक्ट एनी डिजीज और पैथोजन। सस्पेक्टेड इंडिविजुअल के केस में बस वही करना है, उसका सैंपल लेना है। अगर वो इंडिविजुअल के पास छोटा सा भी अमाउंट ऑफ DNA होगा तो पहले आप उस DNA के कॉपीज को मल्टीपल कराएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे एंड देन यू विल डिटेक्ट द डिजीज। क्लियर है? यहाँ तक में प्लीज नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रब कर दूं इसे। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि अगर कोई भी पेशेंट जिसके पास में भी एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स हैं बट वो सस्पेक्टेड है, उसको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ DNA ऑब्वियसली कम ही होगा अर्ली स्टेज में। तो उस केस में पहले हम DNA के मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं एंड देन कैन बी इजीली डायग्नोज। ठीक है, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट में लिख लीजिएगा क्या क्या यूजेस हैं ऑफ PCR। क्या क्या यूजेस हैं? सबसे पहला तो जो हमने यूज पढ़ा है वो यही है कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टू डिटेक्ट द डिजीज, suspected disease like AIDS, ठीक है, और उसको भी हम किस स्टेज में लगा सकते हैं, इन वेरी अर्ली स्टेज, इन वेरी अर्ली स्टेज। ठीक है ना। सेकंड जो है इसमें क्या करेंगे हम जनरली यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन ऑफ, ठीक है, DNA in multiple copies when pathogens genetic material that may be DNA, RNA is in very less amount। ठीक है, सेकेंड जो इसका यूज है। देन और थर्ड वन क्या है, यहाँ पर आप क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, टू डिटेक्ट एनी म्यूटाजेनिक जीन, ठीक है, और एनी जेनेटिकली डिजीज, ठीक है, जेनेटिकली डिजीज। आप कोई भी जेनेटिकली डिजीज को भी क्या कर सकते हैं, और या कोई म्यूटाजेनिक जीन अगर वहां पर अवेलेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको भी इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टू डिटेक्ट एनी म्यूटाजेनिक डिजीज और एनी जेनेटिकली डिजीज, ठीक है, उसको भी क्या कर सकते हैं हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक में नोट करिएगा, फिर थोड़ा आगे और बढ़ें। ठीक है,
इसके बाद में बस एक लास्ट और हम देखेंगे इन मॉलिक्यूलर जो डायग्नोसिस है कि बायोटेक का इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में कहाँ पे और यूज़ करते हैं, और वो है आपका एलाइजा। ठीक है, सेकेंड जो स्टेप था हमने देखा था ना कि पीसीआर में, ऑटो रेडियोग्राफी में, एलाइजा में बायोटेक का बड़ा यूज़ है। ठीक है, सो नाउ द सेकेंड वन जो मॉडर्न मेथड है बायोटेक इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, दैट इज एलाइजा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बिना घुमा फिरा के, और ज़्यादातर एलाइजा स्टैंड्स फॉर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको जरूर आनी चाहिए। एलाइजा इज फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, ये है। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, एलाइजा। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एड्स के लिए, पहली बात। ठीक है, नॉट ओनली फॉर एड्स, लेकिन हम इसे स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। हाँ, ज़्यादातर इसको एड्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एड्स या HIV प्रेजेंस, है ना, HIV प्रेजेंस। अगर एंटीजन डिटेक्ट करना है, इसमें दोनों चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं, आइदर यू मे डिटेक्ट द एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, जो एलाइजा है ये आपका 3 टाइप्स का होता है। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं वो 3 टाइप्स? एक तो देखिएगा डायरेक्ट एलाइजा होता है, एक इनडायरेक्ट एलाइजा होता है, इनडायरेक्ट एलाइजा, और एक थर्ड होता है इसमें सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा नाम से पता चल जाएगा सबके बारे में, बड़ा ही सिंपल सा है। डायरेक्ट एलाइजा की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये जनरली एंटीजन की डिटेक्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट एलाइजा में जनरली हम एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं। अगर इनडायरेक्ट एलाइजा की बात करते हैं तो ये एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए होता है, और ये दोनों के लिए ही होता है। देखेंगे हम कैसे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम सैंडविच है। इसकी जो शेप है ना वो सैंडविच के जैसे बनती है, 2 ब्रेड के बीच में रखा हुआ आलू। सेम ऐसे यहाँ पर होता है कि एंटीबॉडी कोटिंग वेल के पास में हम एंटीजन को कोटेड कराते हैं और फिर वापस से एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, आज की क्लास में मैं सिर्फ इसको यहाँ इंट्रोडक्शन फेज तक ही कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिएगा। वैसे हमने सिर्फ एक ही स्टेप पढ़ा है, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बहुत ब्रीफ में पढ़ा है। बायोटेक का मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, और एलाइजा होता क्या है, एंजाइम लिंक्ड, यानी कि यहाँ पर जो एंटीबॉडी है उसको एंजाइम्स के साथ लिंक्ड कराते हैं। ठीक है, देखेंगे हम कैसे। इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, ठीक है, जो बेसिकली HIV एड्स के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, सबके लिए कर सकते हैं ऐसा नहीं है, और 3 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच एलाइजा। ठीक है, कोई डाउट हो तो एक बार बता दीजिए, नहीं तो बेटा आज सिर्फ हम यहीं तक ले रहे हैं। क्लियर है? जल्दी से यस या नो रिस्पॉन्स कर दीजिएगा कुछ भी। चलिए ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर यू ऑल।